हेलो दोस्तों, नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस लर्निंग में आप सभी को स्वागत है। हम लोग यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग इंटरनेशनल रिलेशंस के पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। ये हमारा इंटरनेशनल रिलेशंस के पीवाईक्यू का पार्ट 17 वीडियो है, जिसमें आज हम लोग 15 जून 2023 में जो शिफ्ट सेकंड का एग्जाम्स हुआ था उसके हम लोग पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं आज के जो क्वेश्चन हैं वो क्या है। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिप्रेजेंट द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन टेररिज्म। तो आपको बताना है इनमें से कौन से स्टेटमेंट जो है तो रिप्रेजेंट करते हैं करेक्टली जो इम्पैक्ट है ग्लोबलाइजेशन का टेररिज्म पर पड़ा है उसके बारे में। पहला स्टेटमेंट है, ग्लोबलाइजेशन है परमिटेड एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड गुड्स विच इज एक्सप्लॉइटेड बाय टेररिस्ट ग्रुप। ग्लोबलाइजेशन ने परमिट किया है कि जो आइडिया है और गुड्स हैं वो एक्सचेंज हो, जिसका जो है तो टेररिस्ट ग्रुप ने यूज किया है। तो ये करेक्ट है, ठीक है। इंटरनेट हैज अलाउड टेररिस्ट टू रिक्रूट अ न्यू फॉलोवर, सेकंड स्टेटमेंट दिया है, जिसका मतलब है कि जो इंटरनेट है उसने अलाउ किया है टेररिस्ट को कि वो न्यू रिक्रूटर, नए जो है तो कैंडिडेट को, नए फॉलोवर्स को कहीं से भी रिक्रूट कर सकते हैं। तो ये भी करेक्ट है, किसी भी कंट्री से ये रिक्रूट कर सकते हैं। न्यू टेक्नोलॉजी अलाउ टेररिस्ट टू ऑपरेट इन हाईली डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क्स। तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। जो न्यू टेक्नोलॉजी है वो टेररिस्ट को मदद करती है ताकि वो हाईली डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क्स में कार्य कर सकते हैं। This statement है, insurgent and terrorist group in Iraq and Syria have not built sophisticated, impoverished explosive devices despite the global access to resources। कहा जा रहा है कि इंसर्जेंट और टेररिस्ट ग्रुप हैं इराक और सीरिया के, उन्होंने जो है तो सोफिस्टिकेटेड इम्प्रोविस्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस नहीं बिल्ड कर पाए हैं, इसके बावजूद कि ग्लोबल एक्सेस उनको रिसोर्सेज का मिला है। तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। बाकी ए और ए बी सी तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। तो थर्ड नंबर जो आपका ऑप्शन है यहाँ पर वो करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शंस एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन। तो यह असर्शंस रीजन का क्वेश्चन है, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है, क्या रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का कि नहीं। असर्शंस क्या दिया है, असर्शंस दिया हुआ है, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन प्रमोट प्रॉस्पेरिटी एंड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। तो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन ने क्या किया है, प्रमोट किया है प्रॉस्पेरिटी और अपॉर्चुनिटी सभी के लिए। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। वहीं पर रीजंस दिया हुआ है, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन प्रमोट ओपन मार्केट बेस्ड इकोनॉमी दैट ब्रिंग सोशल एंड पॉलिटिकल बेनिफिट्स। इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन ने प्रमोट किया है ओपन और मार्केट बेस्ड इकोनॉमी को, तो ये करेक्ट है, और जिसकी वजह से सोशल और पॉलिटिकल बेनिफिट्स हुए हैं, ये भी करेक्ट है। और करेक्ट एक्सप्लेनेशंस भी है असर्शंस का ये रीजंस। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 जो है तो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको दो लिस्ट दी हुई है, एक तो आपको इनको मैच कराना है। लिस्ट जो पहली है उसमें एसडीजी गोल नंबर दिया हुआ है, वहीं पर लिस्ट जो सेकंड है उसमें गोल्स के बारे में दिया है, वो किससे रिलेटेड है। जैसे एसडीजी जो 5 है वो जेंडर इक्वलिटी से संबंधित है, आपका एसडीजी जो 7 है वो अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी से संबंधित है, एसडीजी 10 जो है वो आपका रिड्यूस इनइक्वलिटीज के बारे में बात करता है, वहीं एसडीजी 15 जो रिलेटेड है वो लाइफ ऑन लैंड्स के बारे में बात करता है। तो यहाँ पर आपका ए का थर्ड होगा, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ और डी का सेकंड, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा आपका थर्ड नंबर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, ठीक ना। एसडीजी नंबर 5 जेंडर इक्वलिटी, एसडीजी नंबर 7 अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, एसडीजी नंबर 10 रिड्यूस इनइक्वलिटीज, और एसडीजी नंबर 15 क्या है, लाइफ ऑन द लैंड के बारे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीमेंट डज नॉट आउटलाइन कंट्री स्पेसिफिक एमिशन टारगेट बट इम्फेसिस ऑन क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन। तो यहाँ पर कौन सा ऐसा एग्रीमेंट है जो कंट्री स्पेसिफिक एमिशन टारगेट्स को आउटलाइन नहीं करता, बल्कि जो तो इम्फेसिस देता है क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन के लिए, कोऑपरेशन के थ्रू मिटिगेट करने की बात करता है क्लाइमेट चेंज को। तो ये पेरिस एग्रीमेंट है, करेक्ट आंसर, ठीक ना। तो फोर्थ नंबर आपका ऑप्शन क्या है, पेरिस एग्रीमेंट, वही करेक्ट है। पेरिस एग्रीमेंट में जो है तो कंट्री स्पेसिफिक टारगेट नहीं दिए गए थे, बल्कि ग्लोबल कोऑपरेशन करने की बात की गई थी, ठीक ना, जिसमें डेवलप्ड कंट्री डेवलपिंग कंट्री के साथ कोऑपरेट करके मिटिगेट करेंगे क्लाइमेट चेंज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who among the following political thinker reformulated the principles of realism by Hans Morgenthau from a feminist perspective। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो हंस मर्गेंथाउ के 6 प्रिंसिपल्स थे रिलीजन के, उसको किसने जो है तो फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से रिफॉर्मुलेट किया है, किस थिंकर्स ने। तो ये है एन टिकनर, याद रखिएगा, एन टिकनर ने जो है तो क्या किया है, हंस मर्गेंथाउ के जो 6 प्रिंसिपल्स थे रिलीजन के, उसको फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से जो है तो रिफॉर्मुलेट किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द आइडियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट इन इंटरनेशनल रिलेशन प्रपोज टू रिप्लेस द बैलेंस ऑफ पावर बाय। जिनमें आपको बताना है कि जो आइडियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट है वो जो रिलीजन के द्वारा कॉन्सेप्ट दिया जाता है बैलेंस ऑफ पावर का, उसको किससे रिप्लेस करने की बात की है, तो बात की है डिसआर्मामेंट्स। तो याद रखिएगा डिसआर्मामेंट्स जो है तो ये आइडियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट्स का जो है तो कॉन्सेप्ट है जो प्रपोज किया गया है रिलीजन के जो कॉन्सेप्ट है बैलेंस ऑफ पावर का, उसको रिप्लेस करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग पीस कीपिंग ऑपरेशन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। यहाँ पर कुछ आपको पीस कीपिंग ऑपरेशंस दिए हैं, ये कब हुए हैं उनको आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रख करना है, ठीक ना। तो यूगोस्लाविया में जो पीस कीपिंग ऑपरेशंस हुए थे वो सबसे पहले हुए थे 1992 में, ठीक ना, 1992 में हुआ था। रवांडा में आपका 1993 में हुआ था। उसके बाद डफर रीजन्स में आपका 2007 में हुआ था। फिर उसके बाद साउथ सूडान में 2011 में हुआ, ठीक ना। तो याद रखिएगा, तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा DCAB, यानी थर्ड नंबर जो आपका ऑप्शन है वो यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक ना। तो देख लेते हैं यूनाइटेड नेशंस प्रोटेक्शन फोर्स फार्मर यूगोस्लाविया में जो इस्टेब्लिश हुई थी 1992 में हुआ था यूगोस्लाव वार के दौरान। वहीं यूनाइटेड नेशन असिस्टेंट मिशन फॉर रवांडा जो इस्टेब्लिश हुआ था वो 1993 में हुआ था, असिस्टेंस करने के लिए जो रवांडन जिनोसाइड हो रहा था ड्यूरिंग द उसके दौरान, ठीक है। वहीं अफ्रीकन यूनियन यूनाइटेड नेशंस हाइब्रिड ऑपरेशन डफर रीजन्स में जो चलाया गया इस्टेब्लिश हुआ वो 2007 में। और यूनाइटेड नेशंस मिशन इन साउथ सूडान जो इस्टेब्लिश हुआ था वो 2011 में हुआ था साउथ सूडान के इंडिपेंडेंस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एमंग द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट ए मेंबर ऑफ नैम। यहाँ पर कुछ कंट्री दी है तो आपको बताना है इनमें से कौन सी कंट्री नैम का मेंबर नहीं है। बुर्किनो फासो, एंगोला, कैमरून या साउथ सूडान। तो साउथ सूडान जो है आपका नैम का मेंबर नहीं है, याद रखिएगा साउथ सूडान जो है तो नैम का मेंबर नहीं है। बाकी तीनों कंट्री बुर्किनो फासो, एंगोला और कैमरून जो है तो वो मेंबर हैं नैम के। नेक्स्ट क्वेश्चन है जस्टिफिकेशन फॉर ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन लाइज। तो जो ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन के लिए जो जस्टिफिकेशन दिया जाता है वो क्या क्या दिया जाता है, तो ग्लोबल इंटरडिपेंडेंस का जस्टिफिकेशन दिया जाता है, करेक्ट है, क्योंकि इससे माना जाता है कि अगर विश्व में किसी भी कोने पे अगर अशांति रहेगी तो पूरे विश्व के लिए हानिकारक है, तो ये करेक्ट है ए नंबर। नेशनल इंटरेस्ट में जो है तो जस्टिफिकेशन नहीं दिया जाता, नॉट की मोरल प्लूरिज्म के लिए दिया जाता है, ठीक है। रीजनल स्टेबिलिटी के लिए भी जस्टिफिकेशन दिया जाता है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए और डी ऑप्शन, यानी 4 नंबर जो आपका ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, ठीक ना। मोरल प्लूरिज्म जो है तो इसके लिए भी कभी कभी दिया जाता है, लेकिन स्ट्रांग जो है तो यहाँ पर आपके ए और डी जो आपके ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, तो ठीक है। ग्लोबल इंटरडिपेंडेंस में माना जाता है कि सभी जो कंट्रीज हैं एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है, इसलिए कहीं भी अगर क्राइसिस है किसी वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में तो पूरे ग्लोबल उसका कॉन्सिक्वेंस देखने को मिलता है। नेशनल इंटरेस्ट में कभी भी जो है तो जो ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन किया जाता है उसको जस्टिफाई नहीं किया जाता। इसी प्रकार मोरल प्लूरिज्म में कहीं कहीं जो है तो किया जाता है कभी कभी, लेकिन ये पूरी तरह से करेक्ट नहीं है। रीजनल स्टेबिलिटी के लिए ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन किया जाता है, किसी भी रीजन में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया है उससे रिफ्यूजी क्राइसिस जो हो गई हैं उसके लिए जो है तो इंटरवेंशन किया जाता है। तो यहाँ पर दो ग्राउंड आपके ग्लोबल इंटरडिपेंडेंस और रीजनल स्टेबिलिटी जो है ये स्ट्रांग जस्टिफिकेशन है, ठीक ना। मोरल प्लूरिज्म स्ट्रांग जस्टिफिकेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिप्रेजेंट द प्रिंसिपल ऑफ जस्ट वार। तो यहाँ पर आपको बताना है इनमें से जस्ट वार का प्रिंसिपल क्या है। वार एज ए लास्ट रिसोर्स, जब केवल युद्ध ही एक अंतिम विकल्प बचा हो तो वहां पर वार किया जा सकता है, उसको जस्टिफाई किया जाता है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक ना, करेक्ट प्रिंसिपल्स है। द पर्पज ऑफ वार इज रिवेंज, रिवेंज के लिए वार किया जाए, ये जस्ट वार का प्रिंसिपल्स नहीं है। वार मस्ट बी डिक्लेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मली एक्सेप्टेबल एम, जो एक्सेप्टेबल एम होते हैं कई कंट्री के उस पे उसके आधार पे जो है तो वार को डिक्लेयर किया जाता है, ये भी आपका प्रिंसिपल्स ऑफ जस्ट वार में आता है। होलसेल इन्वेजन इज जस्टिफाइबल रिस्पॉन्स फॉर बॉर्डर इंक्लूजन, तो होलसेल इन्वेजन भी जस्टिफाई नहीं है, ठीक है। ओवर आर लार्ज स्केल अटैक इज जस्टिफाई रिस्पॉन्स टू बॉर्डर अटैक, तो लार्ज स्केल अटैक को भी जस्टिफाई नहीं किया जाता बल्कि प्रोपोर्शनेट अटैक को जस्टिफाई किया जाता है। यहाँ पर डी और ई भी इनकरेक्ट है, बी भी इनकरेक्ट है, केवल ए और सी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, यानी थर्ड नंबर जो आपका ऑप्शन होगा यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक ना। याद रखिएगा थर्ड नंबर ही ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन वाज इस्टेब्लिश बाय द रेजोल्यूशन ऑफ, तो किसके रेजोल्यूशन के द्वारा जो है कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन इस्टेब्लिश हुआ था, तो इकोसोक जो है उसके रेजोल्यूशन के आधार पे इस्टेब्लिश हुआ था 21 जून 1942 को। कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन जो इस्टेब्लिश हुआ था वो रेजोल्यूशन किसके द्वारा लाया गया था, इकोसोक के, यानी द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको 2 लिस्ट दी है। एक लिस्ट में आपको कुछ थिंकर्स दिए हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के, उनके क्या की आइडियाज़ हैं उसके बारे में दिया है लिस्ट सेकंड, तो आपको करेक्टली मैच कराना है। तो रॉबर्ट कॉक्स क्या बात करते हैं? रॉबर्ट कॉक्स बात करते हैं इंटरैक्शन बिटवीन सोशल फोर्सेस फॉर ऑफ स्टेट एंड वर्ल्ड ऑर्डर की बात करते हैं, ठीक ना। रॉबर्ट कोहेन जो है वो इम्पैक्ट ऑफ इंटरनेशनल रेजिम ऑन कोऑपरेशंस की बात करते हैं। अलेक्जेंडर जो वेंट हैं ये बात करते हैं, ये कंस्ट्रक्टिविस्ट आइडिया संबंधित है, यानी आपको कंस्ट्रक्टिव आइडिया ऑफ सोशल स्ट्रक्चर्स क्या है उसके बारे में बात करते हैं। रॉब वाल्कर जो हैं ये एम्फेसिस करते हैं कंटिन्यूटी एंड रिपीटेशन इन सोशल स्ट्रक्चर्स को। तो यहाँ पर आपको जो करेक्ट आंसर होगा वो फर्स्ट नंबर ऑप्शन होगा, ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का थर्ड और डी का फोर्थ, ठीक ना। तो रॉबर्ट कॉक्स कौन है? ये क्रिटिकल थ्योरी अप्रोच से संबंधित है। ये बात करते हैं इंटरेक्शन बिटवीन सोशल फोर्सेस, फॉर्म्स ऑफ स्टेट एंड वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में। वहीं पर रॉबर्ट कोहेन जो है ये की फिगर माने जाते हैं न्यू लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म के, और ये माने जाते हैं कि जो इंटरनेशनल रिजीम और इंस्टीट्यूशन है ये कोऑपरेशन करने के लिए है स्टेट्स के बीच, ठीक ना। इसी प्रकार अलेक्जेंडर जो वेंट है वो कंस्ट्रक्टिविस्ट स्कॉलर माने जाते हैं, तो वो आइडिया देते हैं कंस्ट्रक्टिव आइडिया फॉर सोशल स्ट्रक्चर। वहीं रॉब वाल्कर जो है तो वो फोकस करते हैं कंटिन्यूटी एंड रिपीटेशन ऑफ द सोशल स्ट्रक्चर को, पर्टिकुलर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोवरेंटी एंड स्टेट। तो धन्यवाद दोस्तों, ये था हमारा इंटरनेशनल रिलेशंस के पीवाईक्यू का पार्ट 17 वीडियो। यह वीडियो आपको कैसा लगा है अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो इस तरह की वीडियोज हैं वो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद, थैंक यू।